वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो हम वेक्टर स्पेस में लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है उससे कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है, लगभग सेम कंसेप्ट ही है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम एग्जांपल्स पे मूव करेंगे। तो डेफिनेशन देख लीजिए। लीनियरली डिपेंडेंस की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो आपको बोला जाता है कि अगर वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, ऑब्वियसली पहले वी को वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा, उसमें से एक सेट या सबसेट ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कह दीजिए वी से आपने कुछ वेक्टर्स ले लिए A1 A2 AN करके। इस सेट को या इन वेक्टर्स को, ये जो भी वेक्टर्स हैं, इनको आप लीनियरली डिपेंडेंट तब कहते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 AN बिलोंग्स टू F। ऑब्वियसली बात, स्केलर्स है तो फील्ड के एलिमेंट है। नॉट ऑल ऑफ देम ज़ीरो, सम ऑफ देम मे बी ज़ीरो सच दैट A1 इंटू अल्फ़ा 1 A2 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस A3 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस AN अल्फ़ा n इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हो गई डिपेंडेंस की एग्जाम्पल या डेफिनीशन। पहले हम इंडिपेंडेंस की भी देख लेते हैं, फिर हम इसको अलग वन बाय वन करके समझेंगे। इंडिपेंडेंस की क्या डेफिनेशन है? लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स वी इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म दिस implies ai is equal to 0 for each I 1 to n, then it is called linearly independent। ठीक है, और अगर कोई एम्प्टी सेट है तो हम उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कह देते हैं। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं डेफिनेशन को। पहला बात कर रहे हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इन दोनों में से आप किसी की भी बात करेंगे, दोनों में एक ही चीज़ कही जा रही है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर्स है, कुछ वेक्टर्स है, मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा एन वेक्टर्स का एक सेट है, तो ये वेक्टर्स चाहे लीनियरली डिपेंडेंट बताना हो चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना हो, पहला स्टेप सेम होता है, क्योंकि आपको पता है ये सारे एलिमेंट्स किसके एलिमेंट है? वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। वेक्टर स्पेस में एक जीरो वेक्टर भी बिलोंग करता है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर आप जीरो को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, जीरो एक वेक्टर है, वेक्टर को वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो जीरो को अगर हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें तो आपको कुछ स्केलर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने स्केलर लिख लिया A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में आपने जोड़ दिया AN अल्फ़ा n करके। ठीक है, अगर आप ये लाइन लिख रहे हैं यानी जीरो को आपने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो AIs हैं इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये सब क्या है? स्केलर है। अगर जो AIs हैं ये निश्चित रूप से पक्का ये है, आपको श्योरिटी से कह सकते हैं कि सारे AI की वैल्यू ज़ीरो ही बनेगी। मतलब ये तभी आप लिख सकते हो जब सारे AI ज़ीरो हों, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। तब आप कहोगे कि जो सेट ऑफ आपने कंसिडर किया है यहाँ पे वेक्टर्स का, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि AI का नॉन जीरो सोल्यूशन भी हो सकता है, नॉन जीरो सोल्यूशन क्या होता है? जैसे आपके पास n स्केलर है A1 A2 AN, अगर सब जीरो हैं एक साथ तभी वो जीरो सोल्यूशन है। अगर सब नॉन जीरो है तब तो नॉन जीरो सोल्यूशन है ही, लेकिन इनमें से कम एक भी अगर नॉन जीरो है, मान लीजिए A1 की कुछ वैल्यू आ गई, बाई चांस बाकी सब जीरो भी आ गए, तो भी ये नॉन जीरो सोल्यूशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर तो जीरो 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 ही होता है ना कि 1 0 0 0। ये तो जीरो वेक्टर है नहीं, जब तक सब जीरो नहीं होंगे तब तक जीरो वेक्टर नहीं कहलाता। तो उसी तरीके से जीरो सोल्यूशन तब तक नहीं कहलाता जब तक कि सारे ही जीरो ना हो। तो सीधी सी बात, शॉर्ट में अगर हम बोले तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे? जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि अगर कोई भी सेट है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा n और वेक्टर v लेते थे वेक्टर स्पेस का, तो आप v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते थे। और v को जब आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते थे तो आप कब कहते थे कि ये v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता था? जब आप ये स्केलर की वैल्यूज आती थी, यानी कि जब सोल्यूशन आता था इन स्केलर्स के लिए, तभी आप कहते थे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते थे, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या हो जाता है? आप पर्टिकुलर्स किसी भी वेक्टर को नहीं लिख रहे हो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो। प्रोसेस सेम वही है, जैसे किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए स्केलर ढूंढे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको सिर्फ जीरो के लिए स्केलर ढूंढने हैं। अगर सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो आती है तो इंडिपेंडेंट है, अगर नॉन जीरो सोल्यूशन भी आता है तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन का ही एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है। लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको जनरली किसी भी वेक्टर को पूछता था
लेकिन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में आपको सिर्फ जीरो को ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है और सोल्यूशन निकालिए। और आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि अब इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जैसे ज़रूरत होगी हम उसी हिसाब से कंसेप्ट इंक्लूड करते रहेंगे। जैसे आपको ये सेट दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात ये 3 टपल वाला है, तो ये V3R का सबसेट हो गया। ठीक है, और आपको पूछा जा रहा है ये इंडिपेंडेंट सबसेट है या डिपेंडेंट सबसेट है। तो आप देख लीजिए आपका पहला काम क्या है, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 0 0 0, इसका 0 तो इसी टाइप का होता है, इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, A1, 0 प्लस B 0, 1, 0 एंड C 0, 0, 1। अब यहाँ से इक्वेशंस बनाओगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 0, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो A, B, C, 2 टपल कब बराबर होते हैं, जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। तो A बराबर 0, B बराबर 0 एंड C बराबर 0। तो आपको क्या पता चला, और कोई स्केलर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इक्वेशन से यही आंसर निकल रहा है। तो आपने देखा, आपने 0 के इनके वेक्टर 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और उस लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ 0, सोल्यूशन के लिए ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे A, B, C यानी स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई। तो इस केस में क्या क्या कहलाएगा, इस सेट को जो वेक्टर्स हैं उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, क्योंकि सिर्फ 0 सोल्यूशन के लिए ही 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको इन तीनों को बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। प्रोसेस सेम है, आपको स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा, 0, 0, 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, यानी कि 1, 3, 2 प्लस B 1, -7, -8 और नेक्स्ट है C 2, 1, -1। इक्वेशंस बनाइए, 0, 0 इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, A प्लस B प्लस 2C पहला एलिमेंट, 3A - 7B प्लस C दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट 2A - 8B - C तीसरा एलिमेंट। अब इसको इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। तो पहली इक्वेशन बनेगी A प्लस B प्लस 2C इज इक्वल टू 0, 3A - 7B प्लस C इज इक्वल टू 0 एंड 2A - 8B - C इज इक्वल टू 0। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन जब हमने पढ़ा था उसमें हमने सॉल्व करना सीखा था कि एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। नॉन होमोजीनियस उसे इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें AX इज इक्वल टू B होता था, B यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यूज़ होती थी, बट यहाँ पे तो ये 0 है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, AX इक्वल टू 0। और चूंकि आप 0 को ही लिख रहे हैं तो हमेशा राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे जब आप लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कौन सा सिस्टम सॉल्व करना पड़ेगा हर बार, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए होमोजीनियस के केस में क्या होता है, पहले नॉन होमोजीनियस वाले को रिकॉल कर लेते हैं। नॉन होमोजीनियस में आप क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें A और B को आप इस तरीके से लिखते हैं। फिर आपके 3 केस बनते हैं, रैंक ऑफ A बराबर रैंक ऑफ B होना चाहिए, और या फिर रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A और B जो है वो बराबर नहीं है, यानी ऑगमेंटेड और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक बराबर नहीं है या फिर बराबर है। अगर बराबर है तो 2 केस बनते थे, ये जो वैल्यू आएगी ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, अगर रैंक उतनी ही है जितनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो यूनिक सोल्यूशन आता था, अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आता था। लेकिन अगर ये दोनों की रैंक ही आपस में बराबर नहीं है तो हम कहते थे कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कैसा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो होमोजीनियस में क्या होता है, B तो है नहीं, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में तो बनेगा नहीं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वही है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी रैंक बनेगी, रैंक ऑफ A बनेगी। तो यानी कि रैंक ऑफ A और B तो है ही नहीं, तो रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ B तो हमेशा ही बराबर आएंगे। वैसे भी होमोजीनियस में हमेशा एक सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 0 रख के। ठीक है, तो रैंक ऑफ A तो हमेशा ही आपका कुछ ना कुछ बनेगा ही। तो 2 केस बनेंगे। अब अगर रैंक ऑफ A जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ रही है या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटी आ रही है तो 2 केस बन गए, यानी कि इसमें सोल्यूशन हमेशा आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा ही। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो वो सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या बनेगा, 0 सोल्यूशन, यानी कि जो जितने भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू सिर्फ 0, 0, 0 आएगी। और अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है यानी कि उसमें एक नॉन जीरो सोल्यूशन भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 केस बनेंगे, एक 0 सोल्यूशन वाला और एक नॉन जीरो सोल्यूशन वाला। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आइए अब जो हमने
क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको इक्वेशंस मिली हुई थी वो इक्वेशंस ये थी। अब इनसे क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा इसमें, 1 3 2 1 -7 -8 और नेक्स्ट बनेगा आपके पास 2 1 और -1। तो ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी रैंक निकालिए। रैंक निकालने का तरीका वही है, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को आप क्या करिए, 0 करिए। तो इनको 0 करने के लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। पहला ऑपरेशन लगा लीजिए, इन दोनों को 0 करते हैं R1 के रेस्पेक्ट में और इसको 0 करेंगे R2 के रेस्पेक्ट में। तो R2 में करेंगे R2 -3R1 पहला। दूसरा जो ऑपरेशन लगेगा R3 में R3 -2R1। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो इक्वेशन या जो मैट्रिक्स है वो बनेगी 0 3 1 जा 3 -7 -3 -10 हो जाएगा। 3 2 जा 6, ये बनेगा आपका -5। ऐसे 2 से करेंगे तो ये बनेगा -8 -2 -10 हो जाएगा। 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो -5। ये बन गया आपका मैट्रिक्स। अब सिर्फ इसको 0 करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, R3 -R2 कर देंगे तो आपको 1 1 2 0 -10 -5 और ये तो पूरा सेम है तो 0 0 0 आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास ए मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, जो कि किससे लेस देन है, नंबर ऑफ वेरिएबल से। क्यों, क्योंकि वेरिएबल 3 है ना, ABC। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ रही है इसकी रैंक। तो इसका मतलब क्या होगा, कितने सोल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन भी होगा इसका एक। अब नॉन जीरो सोल्यूशन जैसे ही आया, इसका मतलब ABC की वैल्यू क्या हो सकती है, आप नॉन जीरो वैल्यूज़ भी हो सकती है, जिसके लिए आप जीरो को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। तो चूँकि ABC की नॉन जीरो वैल्यूज़ भी आ सकती हैं तो ये वाला जो सेट है वो क्या हो जाएगा, आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। एक दो क्वेश्चंस और फटाफट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको सेट एस दिया हुआ है और आपको बताना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो कंसेप्ट वही है, 0, 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, 2 3 5 हो जाएगा, प्लस B 4, 9, 25। ठीक है, आप चाहें तो पहले वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद इस जो मैंने वीडियो में आंसर बताया है उससे आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा आपके पास 2A + 4B इक्वेशंस मिल जाएंगी, 3A + 9B = 0 और अगली इक्वेशन मिलेगी 5A + 25B = 0। जो आपकी इक्वेशन बनेगी 2 3 5 4 9 25, ये बन गई आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आपको पता है डायगोनल के हिसाब से पहले इन दोनों को 0 करना पड़ेगा, तो पहले इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। R1 में आपने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड, तो ये आपके पास अच्छा सा मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2। और चाहें तो आप R2 में भी क्या कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, और R3 में भी क्या कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सब में डिवाइड कर दिया तो ये 1 और 3 बनेगा, ये 1 और 5 बन जाएगा। अब इन दोनों को 0 बनाना आसान है। पहला ऑपरेशन लगा लीजिए R2 में, R2 - R1 कर लीजिए। दूसरा ऑपरेशन R3 - R1 कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 1 2 0, 3 - 2 1 0, 5 - 2 3, ये बन जाएगा आपके पास ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब आपका काम ये है इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए आपको सिंपल ऑपरेशन लगाना है R3 में, R3 - 3R2, और आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1 2 0 1 0 0। तो अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ कितनी बनेगी इसमें, नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ कितनी आ गई, 2। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ कितनी आ गई, 2, यानी कि रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे रैंक ऑफ ए = बना 2, जो कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल के ही बराबर है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल भी तो 2 ही है, ए और बी, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन आएगा। और होमोजीनियस में यूनिक सोल्यूशन हमेशा कौन सा बनता है, 0 सोल्यूशन, यानी कि A 0 और B 0 होगा तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, और कोई रास्ता पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इसमें यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। तो ये जो सेट है वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इसको 0 0 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का एक ही तरीका है, जो कि है A = 0 एंड B = 0। तो उस केस में ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, लास्ट है ये वाला क्वेश्चन। आप इसको कमेंट सेक्शन में इसको खुद से सॉल्व करके बताइएगा कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वेक्टर स्पेसेस, जो आपने पोलिनोमियल वेक्टर स्पेस हो गया या फिर और एग्जाम्पल्स होते हैं, मैट्रिक्स वाला वेक्टर स्पेस हो गया, तो उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।